टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। 135 या 130 प्लस जो है हम यहाँ पर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बाकी सभी क्लासेज बाल विकास की चल रही है। तो पहले हम 50 प्रश्न ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हम आगे की कड़ी की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न है समवाय प्रणाली में शिक्षण क्या होता है। समवाय प्रणाली आपने नाम सुना होगा, समवाय प्रणाली आपने पढ़ी होगी। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपका आंसर सटीक आ गया होगा। इस समवाय प्रणाली में जो शिक्षण होता है वह गद्य पद शिक्षण के साथ साथ किसकी शिक्षा दी जाती है, व्याकरण शिक्षण कराना। जी हाँ, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी शिक्षक बंधु हैं। जयसवाल सर आप सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं, सभी को नमस्कार करते हैं, आप सभी को माता पिता को प्रणाम करते हैं। गद्य पद शिक्षण के साथ जो व्याकरण शिक्षण अगर आप कराते हैं तो वह समवाय प्रणाली शिक्षण हो जाता है। समवाय यानी एक साथ कर लेना, समवाय करना, सम्मिलियन कर लेना। अगला प्रश्न है, हर्वटी विधि का एक दोष नहीं है, यानी हर्वटी विधि का दोष नहीं है बताना है, यानी गुण होगी, विशेषता होगी। तो यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्र नहीं देता है, यह हर्वटी विधि की क्या है, एक दोष है। रसानुभूत वाले पाठों के शिक्षण हेतु तो अधिक उपयुक्त नहीं, ये भी आपका दोष है। और इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, यह भी हर्वटी विधि का दोष है। लेकिन हर्वटी विधि का गुण यह है, विशेषता यह है कि यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक श्रोपर ही श्रमान है। जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। हिंदी शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। हिंदी शिक्षण विधियों के संबंध में हिंदी टीचिंग मेथड में 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। और आप जानते हैं कि ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है। व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों व दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है। साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, ये गलत दिया गया है। थर्ड वाला जो ऑप्शंस है वह हमारा हिंदी शिक्षण विधियों में गलत दिया गया है। ठीक है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीतावाद्य आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो हिंदी शिक्षण विधियों के संदर्भ में देखा जाए तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है कि पढ़ना सिखाने के लिए शासन प्रणाली का निर्माण किसने किया था। मॉन्टेसरी, मेंजेल, फ्रॉबेल, जॉन डेवी। आप सभी जानते हैं, आपका एक एक कमेंट आपके स्कोर को बेटर करता जाता है, आपकी तैयारी को 150 में से 125 को पक्का करता जाता है। तो पढ़ना सिखाने के लिए जो शासन प्रणाली का निर्माण है किसने किया था, मॉन्टेसरी ने किया था, सभी को नोट कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। तो इकाई विधि का ये जो कथन है वह किसका है, सभी यहाँ पे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की क्या है, समग्रता। समग्रता मतलब एकता को प्रकट करती है। तो ये विधि, ये कथन है थॉमस एम रिस्क। किन्होंने रिस्क लिया है, ठीक है। समस्या योजना को संबंध बनाकर इन्होंने क्या ले लिया, रिस्क ले लिया। और संबंध हमेशा एक रिस्की ही होता है, सभी जानते हैं, आप सभी लोग युवा हैं। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थी का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो तो उन्हें एक ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है, समझिएगा, एक बार और रिपीट करूंगा। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो, यानी विद्यार्थी भाषा तक पूरे अच्छे तरीके से समझ जाए, तो ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो, तभी तो बच्चा समझ पाएगा। तो यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है, भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कहा गया है। तो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे पूछा गया नहीं होता है, तो हमें यह बताना होगा कौन कौन से होते हैं। ये पता होगा तो ऑलरेडी पता हो जाएगा कि कौन सा नहीं होता है। तो द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र सम्मेलन व गोष्ठियाँ होती हैं, अनुवाद होता है और विदेशी भाषा शिक्षण होता है। लेकिन प्राथमिक कक्षाएं ये जो आपके द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट कीजिए सभी क्लासेज।
टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर या जायसवाल सर सर्च करेंगे, ग्रुप मिलेगा, सारे PDF फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। राष्ट्र हित में TT फैमिली है, आपका अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली है। अगला प्रश्न है कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है। अगर आप बोलते हैं तो आप एक मनुष्यता की पूर्णता को पहुंचा देते हैं, यानी आप मनुष्यता प्रकट कर रहे हैं। लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। अगर आप लिख रहे हैं, बोलने के लिए क्या है, मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचा देता है। और अगर आदमी लिखना सीख जाता है तो वह परम शुद्ध कहा जा सकता है, यह परम शुद्ध उसको बना देता है। और लेखन कौशल के संबंध में यह जो कथन दिया गया है बेकन का कथन है। बेकन का कथन यह है कि बोलना मनुष्य को क्या करता है, पूर्णता बनाता है, पूर्णता तक पहुंचाता है। और लिखना क्या होता है, आदमी को परम शुद्ध बना देता है। पूर्णता और शुद्धता किसका कहना है, बेकन का कहना है। जो दोनों को नोट कर लेना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। यह किसका कथन है, तो यह आपके एलन एवं ईव का कथन हो जाता है। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न, न्यारा सा प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। आप सभी शिक्षक बंधु मेरे सभी शेर शेरनी एक बार दहाड़ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जय हिंद वंदे मातरम लिख दीजिएगा। जी हाँ साथियों, भाषा की शिक्षा दी जाती है, तो भाषा की शिक्षा सभी लोग जानते हैं अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्त के लिए दी जाती है। अर्थ ग्रहण सभी लोग जानिएगा, भाषा का जब भी जिक्र होगा, सीखने सिखाने की बात होगी, अर्थ ग्रहण का नाम जरूर वहाँ पर जिक्र किया जाएगा, इस शब्द का जिक्र जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुमान विधि को किस नाम से भी जाना जाता है। सभी जानते हैं, सिंपल साधारण सी बात है कि व्याकरण विधि को भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाए। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ कैसे होता है, सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी से या अक्षरों से होता है। तो लेखन क्रिया के शिक्षण का जो आरंभ होता है साथियों, वह किससे होता है, वह सीधी रेखाओं से होता है। बच्चा जब भी प्रथम बार स्कूल जाता है प्राइमरी लेवल में, पहले बच्चा आड़ी तिरछा अपने स्लेट में, ब्लैक बोर्ड में की रेखाएं खींचना सीखता है, यानी कलम को अच्छी तरह से पकड़ना मजबूत कर लेता है। ठीक है, तो लेखन क्रिया के शिक्षण जो आरंभ की बात कर रहे हैं, आरंभ की अगर बात रहें तो किसकी बात करेंगे, सीधी रेखा, आड़ी रेखा, यहाँ पे तिरछी रेखा दिया गया, तिरछी रेखा न करके सीधी रेखा वाले ऑप्शन पर आपको करना है, क्योंकि शुरुआत की बात करेंगे। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी कौन सी शिक्षा होती है, कौन सा वचन होता है, आप सभी लोग जानते हैं। जब अर्थ ग्रहण का जिक्र हुआ है तो यहीं पर हमारा आंसर क्लियर हो गया था, आंसर क्लियर हो गया मौन वाचन। तो अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी हमारा कौन सा होता है, मौन वाचन होता है। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। मौन वाचन का प्रकार नहीं है, संवेद वाचन, द्रुत वाचन, व्यक्तित्व वाचन, अनुकरण वाचन, सभी बताइएगा। तो मौन वाचन का प्रकार कौन सा नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है, सभी लोग बताइएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, प्यारा सा प्रश्न है, जिसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है वह है। शुद्ध उच्चारण का तो संबंध होता है, सस्वर वाचन, कविता पाठ, ये तीनों का संबंध बोलने के कौशल से होता है, क्योंकि शुद्ध उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, वाचन मतलब बोलना ही होता है, और कविता का पाठ करेंगे तो बोलकर ही पाठ करेंगे। ठीक है, कक्षा में ऐसा होता है ना कि चलो बच्चे तुम खड़े हो जाओ और आज इस कविता को आपको पढ़ना है, यानी कविता को कविता पाठ करना है, पढ़ना मतलब पाठ करना। तो प्रतिलिपि जो कहलाती है, यह संबंध बोलने कौशल से नहीं होती, प्रतिलिपि बोलने कौशल से नहीं होती। अगला प्रश्न है, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों को विकास हेतु किया जाता है, वह विधि अनुकरण कहलाती है। नोट कर लीजिएगा, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के लिए किया जाता है, वह कौन सी कहलाती है, अनुकरण विधि कहलाती है। नोट कर लीजिएगा, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, क्योंकि सिलेक्शन आपको पाना है, मेहनत आपको करना है। हर्बटी विधि का दोष नहीं है, यानी हर्बटी विधि का गुण क्या होता है कि यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, यह गुण होता है। लेकिन यह शिक्षक को स्वतंत्र देती है, नहीं होता, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये जो है हर्बटी विधि का दोष नहीं है, ठीक है, दोष हैं। बाकी आपका ये दोष ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये आपका दोष नहीं है, ये गुण है। बाकी सारे तीनों आपके दोष कहला जाएंगे।
तो प्रश्न को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर प्रश्न को उल्टा हम समझ लेते हैं कि गुण पूछा जा रहा है, जबकि वह गुण ही पूछा जा रहा है। डायरेक्टली गुण ना करके यह पूछा जाता है कौन सा सिद्धांत नहीं होगा, या कौन सा विशेषता नहीं होगी, कौन सा गुण नहीं होगा, ऐसे पूछ लिया जाता है। पढ़ना सिखाने के लिए साक्षर प्रणाली का निर्माण किसने किया? तो पढ़ना सिखाने के लिए जब भी साक्षर प्रणाली का जिक्र होगा ये नोट कर लेना है। साक्षर प्रणाली के निर्माण का जब भी जिक्र होता है मॉन्टेसरी का नाम आता है, सभी लोग जानते हैं। जी हाँ, देखिए साक्षर विधि जो होती है इस विधि के प्रतिपादक मॉन्टेसरी है। इस विधि के द्वारा खिलौने, चित्र, विभिन्न प्रत्यक्ष वस्तुओं और शब्दों साक्षर स्थापित किया जाता है। 3 पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना है। उदाहरणतः देख लीजिए कि बालक को शेर के चित्र नीचे शेर लिखकर एक बार समझा दिया जाता है। समझने के पश्चात फिर उनसे कहा जाता है कि वे ढूंढ कर नाम वाले कार्डों को सही चित्र वस्तु को लगाएं। यानी कार्ड दे दिया जाएगा और नाम लिखा रहेगा और वहाँ पे कार्ड लगाना है इस नाम का कि कौन सा जीव जानवर कौन सा नाम है इनका। और यह विधि बालकों के लिए बहुत रुचिकर भी लगती है। अगला प्रश्न, एक खेल की तरह यह विधि हो जाती है। इकाई किसी समस्या या विधि की योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता, एकता को प्रकट करती है। यह विधि का कथन है। यह किसका कथन है? आप सभी लोग जानते हैं। इकाई किसी समस्या या विधि योजना के या विधि योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। यह इकाई विधि का कथन थॉमस ए रिस्क का हो जाता है, क्योंकि इन्होंने रिस्क ले लिया है। बोलना मनुष्य को पूर्णता पहुंचाता है और लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये किसका कहना है? बेकन का कहना है। अगला प्रश्न नोट कर लेते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो रिपीट पर मत जाइएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट किया गया है। टीम के द्वारा रिपीट होता है और टीम हमारी क्या है? 1 मैन आर्मी, यानी मैं हूँ। दिन रात मेहनत करते हैं आपके एक एक क्लास के लिए, इसलिए इस मेहनत को ज़्यादा, ठीक है, आपको जायज़ नहीं जाने देना है। इस मेहनत का फ़ायदा उठाइए, अपने सपने को साकार कीजिए, अपने मेहनत को परम शुद्ध बनाइए, अपने माता पिता को सपने को साकार कीजिए। हर माता पिता का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा या बच्ची, मेरा बालक या बालिका एक अच्छी उच्च गवर्नमेंट जॉब पाए, ठीक है, अच्छे से शादी हो, अच्छे से घर परिवार चले। इनमें से कौन सा हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो आप जानते हैं कि कल्पना बोध शक्तियों को विकसित करना, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना, काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना, ये तीनों हिंदी शिक्षण विधियों के उद्देश्य हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना यह हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं कहलाएगा, इसलिए 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 4-5 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न और बचे हुए हैं। इस क्लास को जल्द से जल्द हम कंप्लीट करते हैं। ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? रॉबर्ट मिलर, रॉबर्ट मेगर, B.S. ब्लूम या सिम्पसन। एक चीज नोट कर लीजिएगा, जब भी ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण शब्द आएगा, जब भी वर्गीकरण शब्द आएगा, B.S. ब्लूम का नाम सर्वोपरि गिना जाएगा। सर्वोपरि टिक कर लेना है और अपने स्कोर को बेटर कर लेना है, 1 नंबर पक्का कर लेना है। तो B.S. ब्लूम की बात करेंगे। ब्लूम की वर्ग की टेक्सोनॉमी आपने नाम सुना होगा। शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। इसका नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है और यह जो वर्गीकरण है सुझाने वाली समिति के अध्यक्ष भी हैं आपके ब्लूम जो कहलाते हैं। और ब्लूम टेक्सोनॉमी कब बनाया गया? 1956 में बनाया गया। तो सन भी आपको नोट कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रासंगानुकूल भावों विचारों के अभिव्यक्ति हेतु रचना के किसी विशेष रूप का चयन कर क्रमबद्धता बनाए रख सकेगा नामक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, अर्थग्रहण उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य या आपकी अभिरुचि परक उद्देश्य की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फर्स्ट बार में फतेह करना या इस बार अंतिम बार में फतेह कर देना। तो प्रासंगानुकूल भाव विचारों के व्यक्ति हेतु रचना के किसी विशेष रूप का चयन कर क्रमबद्धता बनाए रख सकेगा या क्रमबद्धता बनाए रख सकेगा नामक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जिस उद्देश्य के अंतर्गत आता है वह कहलाता है कौशलात्मक उद्देश्य, यानी 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय शैक्षिक उद्देश्य है? जी हाँ, भावात्मक घटक का ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय जो शैक्षिक उद्देश्य कहलाता है वह ज्ञानात्मक उद्देश्य है, आपका बोध उद्देश्य है, अनुप्रयोग उद्देश्य है या चरित्रीकरण उद्देश्य कहला जाता है।
तो भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय जो शैक्षिक उद्देश्य है वह है चरित्रीकरण, क्योंकि आपका जो भावात्मक है, कहते हैं ना आपके हाव भाव ठीक नहीं लग रहे हैं, आपके हाव भाव कुछ बिगड़े हुए हैं, मतलब आपका चरित्र ठीक नहीं है, आपका चरित्र बिगड़ा हुआ है। तो भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय शैक्षिक उद्देश्य चरित्रीकरण उद्देश्य कहलाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन करेंगे। उसने कहा था कहानी में कौन सी शैली का प्रयोग किया है? पूर्वभाषी शैली, डायरी शैली, आत्मकथा शैली या संस्मरण। तो हिंदी टीचिंग मेथड में बेस्ट यह क्वेश्चन है कि उसने कहा था कि कहानी में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया, उसमें पूर्वभाष शैली का प्रयोग किया गया था। और आज की क्लास का मॉक क्वेश्चन है आप सभी के लिए पार्ट नंबर 3 का, हिंदी शिक्षण विधियों को पार्ट नंबर 3, हिंदी टीचिंग मेथड्स पार्ट नंबर 3 बाई जायसवाल सर। रसानुभूत किस शिक्षण की विशेषता होती है? गद्य शिक्षण की, पद्य शिक्षण की, रचना शिक्षण की या व्याकरण शिक्षण की विशेषता होती है? तो किसकी विशेषता होती है आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। साथ ही साथ 25 में से आपका स्कोर कितना प्राप्त किया है। और ये थर्ड क्लास हो चुकी है, टोटल 75 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। 75 में से आपका स्कोर क्या है ये भी आप लोग बता सकते हैं। प्लेलिस्ट हम ऑलरेडी बना देंगे हिंदी शिक्षण विधियों की या हिंदी टीचिंग मेथड्स बाई जायसवाल सर। मैं आपके साथ जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।